नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन है एकेएस क्लासेस पर। जैसा कि आपको विदित है कि इसके पूर्व हमने पढ़ा धार्मिक आंदोलन उसके अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म और विभिन्न प्रकार के धर्मों का अध्ययन किया। इस्लाम हो, ईसाई हो, पारसी हो, शैव हो, वैष्णव हो, सभी धर्मों का हमने विस्तृत विशाल रूप में अध्ययन किया। उसके उपरांत हमने महाजनपदों का उदय जाना कि महाजनपदों का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, अर्थात वो कौन सी घटनाएं थी जो महाजनपद के उदय का कारण बनी। 16 महाजनपद मैंने पढ़ाए, सभी की राजधानियां भी बतलाई। इसके उपरांत आज हम पढ़ेंगे उन 16 महाजनपदों के अंतर्गत मगध साम्राज्य। सर्वप्रथम मगध साम्राज्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के वो कौन से कारण थे, वो कौन सी कड़ियां थी जिसके कारण मगध साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है। जिस प्रकार हमने धार्मिक आंदोलन के उदय के कारण पढ़े कि वैदिक काल में ऐसी कौन सी घटनाएं थी, ऐसी कौन सी क्रियाएं थी, ऐसी कौन सी वैदिक कर्मकांडी प्रथाएं थी जिसके कारण धार्मिक आंदोलन को उभर कर सामने आना पड़ा। प्रतिक्रिया स्वरूप वैदिक धर्मों के प्रतिक्रिया स्वरूप जैन धर्म, बौद्ध धर्म किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये सब मिलाकर हमने धार्मिक आंदोलन को पढ़ा कि धार्मिक आंदोलन कैसे आया। हमने इसी प्रकार पढ़ना है मगध साम्राज्य किस प्रकार एक विशाल साम्राज्य बन जाता है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसी कौन सा अनुकूल वातावरण था मगध साम्राज्य को विशाल बनाने में। अर्थात 16 महाजनपदों के अंतर्गत मगध ही क्यों सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मित्रों कि 16 महाजनपदों में मगध सर्वप्रथम साम्राज्यवाद की ओर अग्रसित होता है। मैं उतना ही बताऊंगा जितना अत्यंत आवश्यक हो। मगध साम्राज्य सर्वप्रथम साम्राज्यवाद की ओर अग्रसित होता है, अर्थात साम्राज्यवाद की नीति यदि किसी महाजनपद में या कहीं 16 महाजनपदों में साम्राज्यवाद की नीति किसी ने अपनाई तो वो एकमात्र सर्वप्रथम अन्य महाजनपदों भी ने अपनाई, किंतु सर्वप्रथम की बात की जाए तो मगध था। इस प्रकार मगध साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य के रूप में सामने आता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि भारत का प्रथम साम्राज्य यदि कोई था वो था मगध साम्राज्य। अर्थात आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का प्रथम साम्राज्य कौन सा था, वो था मगध साम्राज्य। ठीक है मित्रों, इसके बाद अब जानते हैं कारण। सबसे पहले हम जानते हैं कि वैदिक काल के आर्यों को थोड़ा मैं कोरिलेट करूंगा यहाँ से कि जो वैदिक काल के आर्य थे, आर्य संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति थी, उसको मैं मगध साम्राज्य से थोड़ा संबंधित करना चाहूंगा। इस कड़ी में हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वैदिक साहित्य ऋग्वेद था। ऋग्वेद से ऋग्वैदिक कालीन समस्त जानकारी दी जाती है या मिली है। ठीक है, ऋग्वेद में मित्रों केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र का नाम आया, केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र का नाम आया है ऋग्वेद में, उसका नाम है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश एकमात्र ऐसा भौगोलिक क्षेत्र था जिसका वर्णन प्रत्यक्ष रूप से ऋग्वेद में मिला। तो इस प्रकार ये कहा गया, ये माना जाता है कि भारत में यदि आर्य आए तो सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आए, वो भी ऋग्वैदिक काल में। क्योंकि ऋग्वैदिक काल क्यों हम बोल रहे हैं कि आर्य जो थे भारत में सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आए, ये हमारा बोलने का मतलब इसलिए ये ऋग्वैदिक काल में था। ऋग्वैदिक काल में ही आर्य सर्वप्रथम भारत पर अपना पहला कदम रखते हैं यदि कहीं से आते हैं, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए कि आर्य यहाँ के निवासी थे, आर्य वहाँ के मूल निवासी थे। लेकिन यदि हम मान के चले कि यदि आर्य बाहर से आए थे, क्योंकि मैक्स मूलर का सर्वमान्य कथन है, तो यदि आर्य बाहर से आए थे तो सबसे पहले कहाँ रुके, वो सप्त सैंधव प्रदेश था। क्योंकि सबसे पहले वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल आता है, उसके बाद ही उत्तर वैदिक काल आता है। तो ऋग्वैदिक काल की समस्त जानकारी स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम आया है, जिक्र किया गया है, उसका नाम है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। तो भारत में आर्यों का सर्वप्रथम आगमन या कहीं सर्वप्रथम रुके या रहे या निवास स्थान था, वो था सप्त सैंधव प्रदेश। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है मित्रों, इसके
बाद यदि वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जब दूसरा काल आता है उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल के जो साहित्य थे, जैसे बाकी के 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, ये सभी क्या है, उत्तर वैदिक साहित्य। तो उत्तर वैदिक साहित्य एक ब्राह्मण ग्रंथ था जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में मित्रों आर्यों के प्रसार के संबंधित कुछ जानकारियां दी गई हैं। ऋग्वेद में आर्यों के प्रसार का वर्णन नहीं है, ऋग्वेद में केवल सप्त सिंधु प्रदेश बताया गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान था। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आता है, उत्तर वैदिक काल के साहित्यों में यह बताया गया कि आर्य अब भ्रमण प्रसार की ओर बढ़ रहे थे, अर्थात अब वो एक सप्त सिंधु प्रदेश तक सीमित नहीं थे, उनका जो था पलायन भी हो रहा था वहां से, सप्त सिंधु प्रदेश से। तो शतपथ ब्राह्मण में मित्रों ये बताया गया कि आर्यों का जो प्रसार था वो पश्चिम से पूर्व की ओर होने लगा। मैंने बताया था कि सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ था, ये पश्चिम उत्तर भारत में था, है ना, पश्चिम उत्तर भारत में था। लेकिन जब उत्तर वैदिक कालीन साहित्य शतपथ ब्राह्मण में यह प्रमाण मिलता है कि आर्यों का प्रसार अब पश्चिम से पूर्व की ओर था, बिहार क्षेत्र की तरफ जाने लगे, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर प्रसार होने का वर्णन कहाँ है, उत्तर वैदिक कालीन साहित्य शतपथ ब्राह्मण में। इस प्रकार आर्यों का जो प्रसार हुआ वो उत्तर वैदिक काल में ही संभव हुआ। मित्रों जब आर्य पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे थे, प्रसार कर रहे थे, है ना, तो उस समय इन्होंने इस क्रम में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की। मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो छोटे छोटे जन थे, तो ऋग्वैदिक काल में जो छोटे छोटे जन थे, कबीले थे, उन कबीलों को जन कहा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब ये प्रसार की रणनीति अपनाई गई आर्यों के द्वारा, तो जब प्रसार की रणनीति सामने आती है, जो प्रसार करने लगते हैं, उस क्रम में ये उत्तर वैदिक कालीन आर्य छोटे छोटे राज्यों की स्थापना करते हैं। जो ऋग्वैदिक काल में जन कहलाते थे, अब वही छोटे छोटे राज्यों का जब निर्माण हुआ वो जनपद के रूप में बदल गए, जनपद कहलाए। ठीक है मित्रों, आगे आने वाले समय में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या कहें द्वितीय नगरी क्रांति के समय यही जो जनपद थे ये बड़े बड़े राज्यों के रूप में परिवर्तित हो गए। पहले जन थे ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जनपद हुए, लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद हो गए, महाजनपद हो गए। ठीक है मित्रों, 16 महाजनपद सामने आते हैं। 16 महाजनपद में मगध का उत्कर्ष होता है। 16 महाजनपदों के अंतर्गत जो सर्वप्रथम उत्कर्ष हुआ किसी महाजनपद का साम्राज्य के रूप में या कहीं साम्राज्यवाद की नीति सर्वप्रथम अपनाई, वो मगध था। मित्रों महाजनपदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये जानना है कि शासक वर्ग जो था वो आर्य थे। शासक वर्ग कौन थे? आर्य थे। मैंने बताया आर्य कौन थे? आर्य जो थे बाहर से आए हुए थे, मूल निवासी नहीं थे भारत के। ठीक है, लेकिन अनार्य, अनार्य का मतलब ये मैंने एक शब्द लिखा अनार्य, मैंने आर्य नहीं कहा, मैंने अनार्य कहा। अनार्य जो थे भारत के मूल निवासी थे कबीले, लेकिन भारत के मूल निवासी थे, इन्हें अनार्य कहा जाता है। ठीक है, या कभी कभी आर्येतर भी कह देते हैं। तो मित्रों महाजनपदों के जो शासक वर्ग थे वो अधिकांशतः आर्य थे, ये कंप्लीटली आर्य थे। 16 महाजनपदों में आर्य लोगों ने ही शासन किया। मित्रों लेकिन मध्य देश में जानना आवश्यक है कि मध्य प्रदेश में आर्यों की संख्या सर्वाधिक थी, क्योंकि मध्य देश में ये 16 महाजनपदों का अध्याय चलता है। अर्थात 16 महाजनपदों की यदि अवस्थिति की बात की जाए वो मध्य देश में थी। जब महाजनपदों में शासक वर्ग आर्य थे, इस प्रकार मध्य देश में सर्वाधिक यदि कोई संख्या में जनसंख्या में रहा होगा वो आर्य ही रहा होगा, क्योंकि 16 महाजनपद मध्य देश में थे। इस प्रकार शासक वर्ग आर्य थे, अतः जनसंख्या किनकी सर्वाधिक रही होगी? आर्यों की। यह था मित्रों आर्यों का प्रसार। हमने जाना आर्य कैसे कैसे आए। मध्य देश मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि ये महाजनपद मध्य देश में अधिकांशता थी। अब हमको मध्य देश के उस पार जाना है, अर्थात बिहार के क्षेत्र में पूर्व की ओर और भी जाना है हमें, अर्थात मेरा कहने का मतलब आर्यों को। ठीक है, तो अब जानते हैं सामाजिक कारण। मुझे यहाँ पर ये बताना चाहिए था भौगोलिक स्थिति क्यों, लेकिन मैं सामाजिक कारण इसलिए लिखा हूं क्योंकि इसको मुझे यहां से रिलेट करना है। अपन जब रिलेट करके कोई चीज पढ़ते हैं तो ज्यादा आसानी से अपन आत्मसात कर सकते हैं।
इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा। इनको क्या है, ये दोनों इससे संबंधित है, तो यहाँ लिखना ज्यादा उपयुक्त था। तो दूसरे कारण में जानते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत क्या क्या कारण बने कि महाजनपद के अंतर्गत 16 महाजनपदों के अंतर्गत मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ सर पहले। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मगध था कहाँ, ये बिहार के क्षेत्र में सर्वाधिक पड़ा। मगध जो था ये बिहार क्षेत्र में था और यहाँ पर सर्वाधिक अनार्य थे। अनार्य, ये अनार्य थे। अनार्यों को आर्येतर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्येतर। मित्रों, बिहार क्षेत्र में मगध साम्राज्य था, मगध महाजनपद था, वहां पर सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक जनसंख्या अनार्यों की थी, या कहें आर्येतर की थी, या कहें मूल निवासियों की थी। ठीक है, वहां पर कुछ ही मात्रा में थोड़े बहुत ही आर्य लोग रहे हैं। अंशतः मतलब थोड़े से, अंशतः आर्योत्तर लोगों पर शासन कर रहे थे। अर्थात इस क्षेत्र में कुछ नाम मात्र के जो आर्य थे, कुछ ही आर्य थे, बहुत कम मात्रा में आर्य थे, वो आर्य इन अनार्यों पर, इन आर्येतरों पर शासन कर रहे थे। शासन कैसे? जो आर्य थे थोड़े मात्रा में, आर्य क्या थे? ये वैदिक परंपरा को मानते थे, वैदिक कर्मकांडी परंपरा को मानते थे। ठीक है, इस प्रकार जो आर्य वहां पर थोड़े मात्रा में थे, उनकी जो वैदिक कर्मकांडी प्रथाएं थी, वैदिक धार्मिक मान्यताएं थी, वो क्या थी? समाज इससे ग्रसित था। ठीक है, अब जानने वाली बात यह है कि ये जो आर्य थे, ये वैदिक धर्मकांडी परंपराएं जो थी, ये समाज पर ग्रसित था, लेकिन कौन सा समाज? जो आर्यों का था। कैसे? ये केवल कर्मकांडी प्रथाएं या कहें वैदिक धार्मिक मान्यताएं इन्हीं आर्यों के समाज पर लागू थी, लेकिन वहीं पर जो अनार्य लोग रहते थे, इनकी सामाजिक धार्मिक मान्यताएं उन अनार्यों पर लागू नहीं होती थी। बात को समझिएगा, क्योंकि जो संख्या थी, जनसंख्या के मामले में अनार्य ज्यादा थे, इसलिए आर्य थोड़ी मात्रा में थे, तो आर्य अपना वैदिक कर्मकांड मानते थे, लेकिन उनका समाज उससे ग्रसित था। लेकिन वहां जो बाकी लोग रह रहे थे, अनार्य लोग, उन पर ये वैदिक कर्मकांडी प्रथाएं लागू नहीं होती थी। उसी कड़ी में कि जो सामाजिक व धार्मिक प्रतिबंध थे, ये मध्य देश के महाजनपदों के ऊपर लागू थे। मैं मध्य देश का नाम लिया। देखिए, महाजनपद मध्य देश के अंतर्गत आते थे सर्वाधिक। ठीक है, महाजनपदों पर शासन किसका था? शासक वर्ग कौन था? आर्य थे। आर्यों पर इस प्रकार महाजनपदों पर, या कहें मध्य देश के आर्यों पर सामाजिक धार्मिक मान्यताएं, वैदिक कर्मकांडी प्रथाओं की सामाजिक धार्मिक मान्यताएं इन पर लागू होती थी, किंतु बिहार क्षेत्र में स्थित मगध पर आर्य जाति के वे प्रतिबंध नहीं लागू होते थे। अर्थात बिहार क्षेत्र में जो मगध राज्य स्थित था, मगध महाजनपद स्थित था, तो मगध राज्य में जो अनार्य लोग रहते थे, उन पर इन आर्यों के प्रतिबंध इन पर नहीं लगते थे, है ना। जो मध्य देश के आर्य थे, इनकी जो सामाजिक धार्मिक मान्यताएं थी, वो मगध बिहार क्षेत्र में स्थित मगध राज्य के अनार्य वर्गों पर लागू नहीं होती थी। ठीक है, ये दूसरा कारण है। अब ये जब कोई भी मान्यताएं बंधी नहीं रहेंगे, कोई जब समाज होता है, तो दूसरे वर्गों के, अब ये आर्य थे, ये आर्य थे, ये अनार्य थे, अनार्यों पर इनका शासन नहीं चला, तो ये क्या था? ये स्वतंत्र थे। स्वतंत्र रूप से जो समाज होता है, वो तीव्र रूप से विकास करता है। इन आर्यों पर वैदिक कर्मकांडी प्रथाएं लागू थी, लेकिन इन बिहार क्षेत्र पर स्थित मगध राज्य के आर्योत्तर लोगों पर इनकी जो मान्यताएं थी, सामाजिक धार्मिक मान्यताएं थी, वो इन पर लागू नहीं थी। ठीक है, अब जानते हैं स्वतंत्र सामाजिक वातावरण। यह भी एक कारण बनता है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के रूप में। स्वतंत्र सामाजिक वातावरण, यह कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि मगध क्षेत्र की जनसंख्या अनार्य थी। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी? मगध क्षेत्र पर। मैं बताया ना, बिहार के क्षेत्र पर स्थित बिहार क्षेत्र में मगध था, मगध पर सर्वाधिक अनार्य लोग थे, आर्येतर लोग थे। ठीक है, अब इन पे क्या था? जो ये मध्य देश के आर्य थे, इनकी सामाजिक धार्मिक मान्यताएं इन मगध वासियों अर्थात अनार्यों पर लागू नहीं होती थी।
अब इनके जो प्रतिबंध थे, सामाजिक धार्मिक प्रतिबंध भी होते थे इनके, कुछ आर्यों के अनार्यों पर लागू नहीं हुए। अनार्यों पर लागू नहीं हुए तो उनके विचार खुले थे, अर्थात स्वतंत्र थे। ठीक है, इस प्रकार जो आर्यों के सामाजिक और धार्मिक कर्मकांड थे एवं प्रतिबंध थे वो अनार्यों पर, मगध क्षेत्र की जनसंख्या पर लागू नहीं हुए थे। इसलिए अनार्य जो अनार्यों का सामाजिक रूप था वो मुक्त विचारों वाला था, खुले विचारों की सोच रखते थे। ठीक है, इसके बाद अनार्यों की, इससे क्या हुआ कि जो अनार्यों की सोच व जीवन शैली थी, अनार्यों की जो मगध क्षेत्र पर अनार्य थे उनकी सोच जो थी एवं जीवन शैली वो प्रतिबंध मुक्त थी, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा, कोई वैदिक धार्मिक मान्यताओं का प्रतिबंध उन पर जबरन थोपा नहीं गया। इससे वो खुले विचारों वाला समाज बन बैठा। ठीक है, आप भी जानते हैं इससे क्या होता है, ऐसे विचार वाले समाज का जो विकास होता है वो तीव्र रूप से होता है। जो खुले विचारों की, जो मुक्त विचारों का समाज होता है, उदाहरण बना मगध साम्राज्य का अनार्य वर्ग, अनार्य जनसंख्या, आर्येतर लोग, इनकी जो भावना थी, इनकी जो जीवन शैली थी, इनकी जो सोच थी, ये मुक्त विचारों वाली थी। और मुक्त विचार और खुले विचार वाला जो समाज होता है, मुक्त विचारों वाला समाज, वो तीव्रता से विकास करता है। ये भी एक कारण बनता है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष होने में। तो हमने 3 कारण पढ़े। चौथा कारण अब मैं लाता हूं आपको भौगोलिक स्थिति में। मित्रों, मगध जो था ये मध्य गंगा घाटी में स्थित था। मध्य गंगा घाटी कहने का मतलब गंगा सोन संगम पर, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर मगध साम्राज्य स्थित था। ठीक है, अब मैं पहले आपको डायग्राम बता देता हूं। ये है आपका मगध साम्राज्य, एक तरफ से बह रही है सोन नदी, एक तरफ से बह रही है चंपा नदी, ये पश्चिम में, ये पूर्व में। ठीक है, उत्तर में गंगा बह रही है, नीचे विंध्याचल पर्वत है दक्षिण में, इधर अंग जनपद है पूर्व में, पश्चिम में कोसल महाजनपद है। देखिए अब स्थिति, 3 तरफ से उसकी नदियां हैं मगध साम्राज्य की, एक उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, पूर्व में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत। कितना सिक्योर है, देखिए इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, इसका जो स्थान है, ये जहां पर स्थापित है मगध साम्राज्य, चारों तरफ से प्रोटेक्टिव है। अर्थात 3 तरफ से तो नदियां बह रही हैं, एक तरफ से विंध्याचल पर्वत है। इतना लॉजिक समझिएगा। इसकी दोनों राजधानियां जो थी, राजगृह एवं पाटलिपुत्र, प्रारंभिक राजधानी मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगृह होती है, कभी कभी राजगीर बोल देते हैं, तथा जो दूसरी बनती है एवं स्थायी रूप से पाटलिपुत्र बनती है। इसका अध्ययन बाद में करेंगे कि किसके काल में पाटलिपुत्र स्थायी रूप से राजधानी बनी, जो हमेशा बनी रही थी। मित्रों, इस प्रकार ये डायग्राम अध्ययन करने से हमको पता चलता है कि जो मगध साम्राज्य था एवं मगध की दोनों राजधानियां प्राकृतिक रूप से एवं सामरिक दृष्टि से सुरक्षित मानी जाती हैं। आप भी देख सकते हैं किस प्रकार प्रोटेक्टिव है। बीच में बैठा है मगध साम्राज्य, उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, पूर्व में चंपा और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत। ठीक है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा था, इधर विंध्याचल पर्वत है, झारखंड के जंगल भी यहाँ पर ही थे। ठीक है, तो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा था, अभेद्य शहर है, ये अभेद है, इसे कोई भेद नहीं पा रहा था। अब जब कोई राज्य इतना सुरक्षित होगा, इस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता, जिसकी सुरक्षा नदियां, पहाड़, जंगल, वन कर रहे हो, तो अभेद्य माना जाएगा। तो ये अभेद्य था और यहाँ पर पर्याप्त वन संसाधन भी थे। तो ये मगध साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति भी एक मूल कारण बनती है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का। ठीक है, मगध साम्राज्य के विशाल रूप होने का। हम जान लेते हैं मगध साम्राज्य का विस्तार कहां तक था भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत। वर्तमान बिहार, मगध साम्राज्य जो था मित्रों, यह वर्तमान बिहार के दक्षिणी भाग पर स्थित, बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है पटना व गया। तो वर्तमान बिहार के दक्षिणी भाग पर स्थित पटना व गया तक मगध साम्राज्य विस्तृत था एवं उत्तर एवं पश्चिम में गंगा एवं सोन नदी, ये देखिए उत्तर एवं पश्चिम में गंगा एवं सोन नदी तथा पूर्व में चंपा नदी तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वत। इतना सिक्योर था और इतना विशाल साम्राज्य मगध साम्राज्य बनता है। तो ये मगध साम्राज्य का विस्तार था, कहां तक मगध साम्राज्य फैला था। तो ये हमारी हो गई मगध साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति।
अब जान लेते हैं अगला कारण मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत आर्थिक कारण। आर्थिक परिस्थितियां क्या थी कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। मित्रों, मगध साम्राज्य जनसंख्या बाहुल क्षेत्र था, जनसंख्या सर्वाधिक थी। महाजनपदों के अंदर यदि बात की जाए तो मगध साम्राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या थी। मित्रों, जनसंख्या अधिक होने के कारण, सर्वाधिक होने के कारण श्रम पूर्ति सहज रूप से हो जाती थी। यदि किसी कार्य में श्रम की आवश्यकता होती थी, मानव श्रम की, तो ये जनसंख्या बाहुल होने के कारण आसानी से, सरल रूप से, सहज रूप से पूर्ति हो जाती थी। वहां की जो मिट्टी थी मगध क्षेत्र की, वो जलोढ़ मिट्टी थी। मित्रों, जलोढ़ मिट्टी होने के कारण क्या होता है, आप भी जानते हैं, यदि भारत की सर्वाधिक कोई उपजाऊ मृदा है वो जलोढ़ मिट्टी है। तो कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। और एवं साथ ही झारखंड के जंगल में लोहे की खानें भी पाई गई। झारखंड का जंगल भी पास में था, तो झारखंड के जंगलों में लोहे की खानें भी प्राप्त हुई। तो क्या हुआ, लौह तकनीकी के प्रयोग से कृषि का विकास हुआ। लौह तकनीकी के प्रयोग से कृषि का विकास हुआ एवं लोहा तो मिला ही, लौह तकनीकी के विकास से कृषि का विकास हुआ ही, एवं साथ में शस्त्र निर्माण भी हुआ, अर्थात शस्त्र भी बनाए गए। ठीक है, अब शस्त्रों का निर्माण हो गया तो क्या हुआ, जंगलों को साफ कर दिया गया। बहुत ज्यादा ही मात्रा में जंगल थे तो जंगलों को हटाया गया लौह शस्त्रों के प्रयोग से। तो क्या हुआ, जब जंगल हटे, जनसंख्या भी बहुत थी, तो जनसंख्या के निवास हेतु अवसर प्राप्त हुए, अर्थात जनसंख्या निवास के लिए बहुत सारा, अधिकांश मात्रा में स्थान की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब लौह की खानें भी मिली झारखंड के जंगलों में, तो लौह आधारित अन्य उद्योगों का भी स्थापना होता है, विकास होता है। अर्थात जब झारखंड के जंगलों में लौह की खानें प्राप्त हुई तो अन्य उद्योग भी विकसित अवस्था में आ गए। ठीक है, नदियों के, और एक चीज, मगध साम्राज्य नदियों के तट पर, और भी नदियां थी छोटी बड़ी, तो नदियों के तट पर होने से व्यापारिक लाभ भी प्राप्त करता है। नदियों के तट पर स्थित होने के कारण मगध साम्राज्य, तो जब पाटलिपुत्र को स्थायी तौर पर राजधानी बनाया जाता है, उस समय मगध साम्राज्य का उत्तरापथ पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। कारण क्या था पूर्ण नियंत्रण का, और इसका प्रॉफिट क्या मिला, क्योंकि जो यह पथ था, यह उत्तरापथ जो था, यह गंगा के उत्तर में एवं हिमालय की तलहटी तक जाता था। ये उत्तरापथ गंगा के उत्तर में हिमालय की तलहटी तक जाता था। इस प्रकार व्यापार वाणिज्य को भी उत्तरापथ के कारण, पाटलिपुत्र के कारण, राजधानी बनाने के कारण उन्नति हुई। ठीक है, बढ़ावा मिला। जलीय मार्ग मैंने बताया, जैसे कि जलीय मार्ग का बेनिफिट दो प्रकार से होता है मगध साम्राज्य को, जैसे कि राज्यों से, एक तो राज्यों से संपर्क हुए, जो आसपास के महाजनपद थे उनसे संपर्क होता है, एवं उन पर युद्ध किए, विजय प्राप्त करने के लिए भी जल मार्गों का अधिकांशतः प्रयोग किया गया। जल मार्ग के अन्य उपयोग, भारी सामान ले जाने में, है ना, सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध हुई। जलीय मार्ग होने के कारण भारी सामग्रियां ले जाने में सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है जलीय मार्गों से। इस प्रकार आर्थिक गतिविधियां क्या हो जाती हैं, तेज। जितनी मगध साम्राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं, अन्य किसी महाजनपद में सामने नहीं आई। ठीक है, ये हो गए हमारे आर्थिक कारण। अब जानते हैं थोड़ा सैन्य संगठन के बारे में। इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है मगध के उत्कर्ष में, कि आर्थिक संपन्नता एवं भौगोलिक संसाधनों ने, जो मगध साम्राज्य, एक तो मगध साम्राज्य आर्थिक संपन्न साम्राज्य था, दूसरा भौगोलिक संसाधनों की दृष्टि से भी संपन्न साम्राज्य था। तो आर्थिक संपन्नता एवं भौगोलिक संसाधनों के कारण क्या हुआ कि सैन्य शक्ति के संगठन एवं विस्तार हेतु उपयुक्त अवसर मिले। इन दोनों के कारण, आर्थिक संपन्नता एवं भौगोलिक संसाधनों की प्राप्ति के कारण, सैनिक संगठन एवं उनके विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर मिले। ठीक है, जैसे झारखंड जंगल आसपास में थे, वहां पर लोहा प्राप्त हुआ, है ना, तो औजार बनाए गए विभिन्न प्रकार के। लौह तकनीकों से क्या हुआ कि युद्धास्त्रों के रूप में प्रयोग, युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र बनाए गए लौह के प्रयोग से। एवं
झारखंडी जंगलों में अधिकांश मात्रा में हाथी पाए जाते थे। इस प्रकार गज सेना को भी अधिकांश लाभ हुआ। तो सैन्य संगठन भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में। इसके बाद शासक वर्ग की भूमिका देखें कि शासक वर्ग की भूमिका भी थी। मित्रों, मगध के उत्थान में अनेक प्रकार की या कहीं विभिन्न राजवंशों एवं विभिन्न शासकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया मगध के उत्कर्ष में। मित्रों, मगध के उत्कर्ष में बहुत सारे राजा ऐसे हुए जो महत्वाकांक्षी थे एवं साम्राज्यवादी थे। जैसे साम्राज्यवादी शासकों की बात की जाए तो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, इनका नाम लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है प्रारंभिक चरणों में। तो इनके साम्राज्यवादी नीतियों के कारण मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में इनकी बड़ी मात्रा में सहभागिता रहती है। ठीक है, अब आप भी जानते हैं कि महत्वाकांक्षी शासक किसी भी राज्य के विस्तार हेतु महत्वपूर्ण भागीदार होते हैं। यदि किसी राज्य का विस्तार करना है, उसके राजा की जो साम्राज्यवादी नीतियां होती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है मित्रों, जो साम्राज्यवादी शासक होते हैं उनकी साम्राज्यवादी नीतियां साम्राज्य के विस्तार हेतु आवश्यक है, ये भी मैंने लिख दिया है। अब जानते हैं थोड़ा सा वेदों से भी कुछ मगध के बारे में जानकारियां मिलती हैं, चाहे कोई भी वेद हो, चाहे वैदिकोत्तर साहित्य हो, चाहे वैदिक साहित्य हो। जैसे ऋग्वेद में मित्रों कीकट शब्द का उल्लेख आया है। कीकट या किराट, ये मगध को कहा गया है। ठीक है, कीकट नामक एक क्षेत्र का वर्णन है जहां पर प्रमगंध नामक एक राजा राज्य करता था। ठीक है, वो कीकट किसे कहा गया? मगध को। किसमें कहा गया? ऋग्वेद में। अथर्ववेद में एक प्रार्थना की गई है, एक स्टेटमेंट है, केवल इतना है कि यह बीमारी मगध को लग जाए। आपसे स्टेटमेंट दे कि यह बीमारी मगध को लग जाए, किस वेद में कहा गया? वो अथर्ववेद में था। ठीक है, इसके बाद यजुर्वेद में भी विभिन्न भागों का उल्लेख हुआ है और मगध के भाटों का भी उल्लेख किया गया है। किस वेद में? यजुर्वेद में। इसके बाद विष्णु पुराण जो था मित्रों, ये मौर्यकालीन है। इससे मौर्यकालीन जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। पाणिनि जी की अष्टाध्यायी से मौर्य काल के पूर्व का इतिहास एवं मौर्य काल की राजनीति का भी विशद वर्णन अष्टाध्यायी में है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र मौर्यकालीन रचना है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी जब मौर्य काल का इतिहास पढ़ाऊंगा तब। अब मौर्य क्या है? मौर्य जो था ये मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंश था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, बाकी इनको आप मौर्य साम्राज्य में लिखना चाहिए, लेकिन एक ही जगह लिख लिया, ज्यादा बेहतर मानता हूं मैं। मित्रों, मगध के कुछ अन्य नाम भी उल्लेखित हैं, जैसे मगधपुर, बृहदत्तपुर, वसुमती, कुशाग्रपुर, बिंबिसारपुर। ये मगध के अन्य नामों से मगध को संज्ञा दी गई। इसके बाद मगध के प्रारंभिक राजवंश कौन कौन से थे जो प्रारंभिक चरणों में सामने आते हैं मगध में? तो सबसे पहला बृहदत्त वंश, उसके बाद हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है क्योंकि अनेक जो राजा बने अपने पिताओं की हत्या करके राजगद्दी पाई। इसके बाद तीसरा है शिशुनाग वंश या कभी कभी नाग वंश भी बोला जाता है। फिर चौथा है नंद वंश। नंद वंश के बाद ही आता है मौर्य वंश। तो प्रारंभिक ये चार महत्वपूर्ण है, इनको रटना आवश्यक है। और ये जान लेते हैं कि बृहदत्त वंश की स्थापना बृहदत्त ने की, हर्यक या पितृहंता वंश की स्थापना बिंबिसार ने की, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की एवं नंद वंश की स्थापना का वास्तविक संस्थापक नंद वंश का महापद्मनंद को माना जाता है। इनकी अलग अलग विस्तृत जानकारी दूंगा अगले पार्ट पर। यदि याद करने के लिए मैं जिस प्रकार याद किया हूँ वो बता देता हूँ। बहस नंदम मैंने एक शब्द कोडिंग बनाई कि प्रारंभिक राजवंशों को याद करने के लिए। बहस नंदम, बहस से बृहदत्तपुर, हा से हर्यक वंश, सा से शिशुनाग वंश, नंदम से नंद वंश। तो ये मैंने बनाई थी अपने लिए, शायद आपको अच्छी लगे तो आप भी ये ट्रिक का यूज कर सकते हैं। बेसिकली यदि 2-4 बार बोल दिया जाए तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये इनका क्रम जरूर याद रखें। ठीक है, तो यह हो गया हमारा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि मगध पर ये चारों राज्य जो चारों वंश थे इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। इनमें कुछ महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी शासक भी आए, उनका भी अध्ययन करेंगे। तो फिर जब ये हो जाएंगे चारों तो फिर हम मौर्य काल में चलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक, इनकी अलग अलग जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।